हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक गोल्डन रेज से लेसन नंबर 2, जिसका नाम है ऑन वॉयलेंस। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑन वॉयलेंस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर राइटर वॉयलेंस पर डिस्कशन करता है। इसके जो राइटर हैं वो जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे राइटर रहे हैं जिनका माइंड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ से कम्प्लीटली फुल है। आई मीन काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ उनके मन में हैं कि सोसाइटी को कैसे बदला जाए, सोसाइटी की जो डिमेरिट्स हैं, सोसाइटी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए कौन सी कौन सा जो तरीका है वो बेटर हो सकता है। तो इसी तरह के आइडियाज़ को लेकर वो इस पूरे चैप्टर में वॉयलेंस पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, ऑन वॉयलेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑन वॉयलेंस मीन्स यहाँ राइटर जो है वो वॉयलेंस पे डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में अगर अपन मेनली दो एस्पेक्ट पे बात करें तो सबसे पहले वो वॉयलेंस की डेफिनेशन देते हैं, वॉयलेंस के जो डेंजर्स हैं उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद फाइनली वो एक सजेशन देते हैं कि एजुकेशन ही वो टूल है, एजुकेशन ही वो वे है जिसके थ्रू आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं या सोसाइटी को वॉयलेंस फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ को लेकर के इस पूरे चैप्टर में 7 to 8 पैराग्राफ्स जो इस पूरे चैप्टर में है, उन पूरे चैप्टर्स में वो एजुकेशन की और वॉयलेंस के डेंजर्स की बातें करते हैं। वॉयलेंस का स्टेज क्या है, वॉयलेंस किस किस स्टेज पर देखी जा सकती हैं, वो सब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग आइडियाज़ दिए हुए हैं। और पूरा जो लेसन है वो एक एसे के फॉर्म में है। ये कोई लेसन जो है वो स्टोरी नहीं है। यहाँ वो अपने व्यूज़ रखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो वॉयलेंस बेस्ड सोसाइटीज़ रही हैं और इस तरह की सोसाइटी में किस तरह से हेट है, एंगर है, अफेक्शन लेस सोसाइटी है। तो इस तरह की बातें वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट, जैसा आप देख रहे हैं, द ऑथर डिस्क्राइब्स द डेंजर्स ऑफ वॉयलेंस, यानी इस पूरे चैप्टर में ऑथर जो राइटर हैं वो वॉयलेंस के डेंजर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको रिवील करते हैं। एजुकेशन कैन कर्ब वॉयलेंस, और वो ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन ही वो टूल है जो इस वॉयलेंस को परमानेंटली कर्ब कर सकती है, मिटा सकती है। अब इस पूरे चैप्टर के जो पैराग्राफ्स हैं उनको मैंने डिवाइड करके कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके और यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप सिंपली समझेंगे तो आपको मेन जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे, मेन जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर से क्वेश्चन पुटअप जो होते हैं उनके बारे में आप इजीली जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैल्यू पॉइंट्स के तौर पर जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं उनको आप समझे 1 by 1। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में राइटर जो है वो बताता है टाइप्स ऑफ वॉयलेंस, यानी वॉयलेंस के टाइप क्या होते हैं। तो वॉयलेंस किस तरह की हो सकती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो जे कृष्णमूर्ति सिंपली बताते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉयलेंस। फर्स्ट इज़ फिजिकल वॉयलेंस, सेकेंड इज़ इनवर्ड वॉयलेंस। फिजिकल एंड इनवर्ड वॉयलेंस, ये 2 तरह की वॉयलेंस बताते हैं। फिजिकल वॉयलेंस सिंपली वो वॉयलेंस होती है जहाँ किसी को हम इंजर्ड करते हैं, किसी को किल करते हैं, परमानेंटली किल करना, वो जो प्रोसेस होता है वॉयलेंस का, वो फिजिकल वॉयलेंस कहलाता है। सेकंड है इनवर्ड वॉयलेंस। तो इनवर्ड वॉयलेंस वो होती है जहां आप किसी को डिच करते हैं, किसी को टॉन्ट करते हैं, किसी से हेट करते हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स जो हम शो करते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस या दिस सॉर्ट ऑफ हेट्रेड इज़ कॉल्ड इनवर्ड वॉयलेंस। तो इस तरह से 2 तरह की वॉयलेंस को यहाँ पर राइटर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। आगे के पैराग्राफ्स में राइटर कहते हैं कि ह्यूमन सीज वॉयलेंस एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपने एज के हर एक स्टेज पर या जीवन के हर एक स्टेज पर उसे वॉयलेंसेज देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की वॉयलेंसेज, अलग अलग तरह की चीज़ें वो सोसाइटी में देखता है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट वॉयलेंस इज़ वॉर। और राइटर का ऐसा मानना है जे कृष्णमूर्ति कि वॉर का जो अल्टीमेट स्टेज होता है, वॉयलेंस का जो अल्टीमेट स्टेज होता है, द अल्टीमेट वॉयलेंस इज़ वॉर, कि जो वॉयलेंस का अंतिम स्टेज होता है वो वॉर होता है। यानी जब वॉयलेंस का लेवल बढ़ता है तो फिर आपस में लड़ाई होती है, वॉर होता है। तो ऐसा वो मानते हैं, द अल्टीमेट वॉयलेंस इज़ वॉर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, वॉयलेंस इज़ एग्जिस्टेड बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी आगे के पैराग्राफ में वो ऐसा भी एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी का जो एक फर्स्ट स्टेज है, एक फैमिली में भी वॉयलेंसेज होती हैं। यानी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इनके बीच में भी जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, नफ़रत होती है, एंगर होता है, अफेक्शन नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं कि उनके बीच में भी एक तरह की वॉयलेंसेज हो सकती हैं। तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में भी फैमिली में वॉयलेंसेज को ऑब्जर्व किया जा सकता है।
सिंपली फिर राइटर मेन पॉइंट्स में आगे पैराग्राफ में कहते हैं, और ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, कि हमारी जो पहले वाली जनरेशन रही है उसने जो सोसाइटी बनाई है, जिसको हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो ओल्डर जनरेशन ने सोसाइटी बनाई है वो कैसी सोसाइटी है, बेस्ड ऑन वायलेंस, वो वायलेंस पर बेस्ड थी। आई मीन जो सोसाइटी हम देख रहे हैं वो सोसाइटी इसीलिए मतलब हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, या इसीलिए सोसाइटी में एंगर, हैट्रेड, वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो सोसाइटी उन्होंने वायलेंस पर बेस्ड बनाई थी। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया है कि न्यू जनरेशन को क्या करना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो सोसाइटी वायलेंस पर बेस्ड ना हो, जहाँ सबके लिए इक्वल राइट्स हो, जहाँ सबके लिए फैसिलिटीज़ हों और किसी तरह की हैट्रेड फीलिंग ना हो, एंगर ना हो, ओनली केवल आप जैसे देख सकते हैं कि लव, अफेक्शन, जनरसिटी हो, ये सब चीज़ें अवेलेबल हों। तो सिंपली वो मानते हैं कि ओल्डर जनरेशन ने जो सोसाइटी बनाई थी वो सोसाइटी कैसी रही है, बेस्ड ऑन वायलेंस। नेक्स्ट, वी मस्ट चेंज इट, और आगे राइटर कहते हैं कि हमें अब इसे क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। अब वी मस्ट चेंज में वो सिंपली यंगस्टर्स से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यंगस्टर्स को विद हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द टूल ऑफ एजुकेशन, उनको सोसाइटी को बदलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आवर चिल्ड्रन में पे फॉर इट, अदरवाइज़ हमारे जो बच्चे होंगे, आई मीन आने वाली जो पीढ़ी होगी, उनको इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जहाँ नॉर्मली फ़ाइट्स होंगी, आई मीन वॉर होंगे, ये जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा हैट्रेड का। तो इस तरह से वो सिंपली ये कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो पहले वाली सोसाइटी से बेटर हो, अदरवाइज़ हमारी आने वाली पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट राइटर कहते हैं, विदाउट लव, काइंडनेस, अफेक्शन, ए मैन इज़ वर्स दैन एन एनिमल। यानी आगे एक पैराग्राफ ऐसा दिया हुआ है जिसमें सिंपली राइटर कहता है कि अगर एक आदमी कोई अच्छी सी डिग्री रखता है, अगर उसके पास पीएचडी डिग्री भी है, तो उसकी पीएचडी डिग्री बिल्कुल बेकार है अगर उसके मन में दया नहीं है, काइंडनेस नहीं है, आई मीन जनरसिटी नहीं है, लव नहीं है। तो ऐसे आदमी की जो कंपैरिजन है वो एक जानवर से की है, कि वो एक जानवर से भी बुरा इंसान होता है, चाहे उसके पास कैसी भी डिग्री हो। तो एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, कि कम से कम उसके दिल में, उसकी साउल में एक काइंडनेस होनी चाहिए, जनरसिटी होनी चाहिए। तो राइटर कहता है कि बिना प्रेम की, बिना काइंडनेस के और बिना अफेक्शन के एक आदमी जो होता है वो एनिमल से भी वर्स होता है, यानी एक जानवर से भी बुरा इंसान होता है। यंगस्टर्स मस्ट लुक इनटू प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, यंगस्टर्स को वायलेंस की जो प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ देखना चाहिए, कि सोसाइटी में वायलेंस की प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट होती हैं। तो यंगस्टर्स जो हैं, इस जनरेशन के जो लोग हैं, वो विद हेल्प ऑफ एजुकेशन या विद द नॉलेज ऑफ एजुकेशन वो सोसाइटी की जो वायलेंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनकी तरफ उन्हें देखना चाहिए। फिर सिंपली राइटर कहता है कि ये सब चीज़ें जब डेवलप होंगी, जब इन सोसाइटी के हर एक स्टेज की वायलेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो सोसाइटी को सिंपली बदला जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है, और इस वायलेंस बेस्ड सोसाइटी को हम कम्प्लीटली कर्ब कर सकते हैं, आई मीन वायलेंस को हम परमानेंटली सोसाइटी से हटा सकते हैं। फिर लास्ट में राइटर एक पैराग्राफ में एक एग्जांपल देता है कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो ऑब्ज़र्व करते हैं कि नेचुरल ब्यूटी किस तरह से आपको फील होती है। आप सिंपली सनशाइन को, बर्ड्स की चिरपिंग को, इनको सबको फील कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनको अवेयर ही नहीं है उनको लेकर के, या आप उनको देखते ही नहीं है, तो फिर आपको वो नेचुरल ब्यूटी फील होगी नहीं। तो वो चाहते हैं कि अगर आप अवेयर हैं तो आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो फिर वो नेचुरल ब्यूटी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से लास्ट एक पैराग्राफ में भी वो ऐसा एग्जांपल देते हैं कि पीपल शुड अवेयर ऑफ नेचुरल ब्यूटी विद द ओपन माइंड, कि लोगों को अपने ओपन माइंड के साथ नेचुरल ब्यूटी से अवेयर होना चाहिए। जब उनका माइंड ओपन नहीं होगा, आई मीन जब वो ओपन माइंडेड नहीं होंगे, तो फिर वो नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल ब्यूटी को, सोसाइटी की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में इस तरह से एक नेचुरल चीज़ों का एग्जांपल दे करके वो समझाते हैं कि वी मस्ट अवेयर ऑफ नेचुरल सीन, नेचुरल ब्यूटी। उसके बाद सिंपली दोबारा से वही रिपीटिशन होता है कि एजुकेशन ही वो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन कैन ब्रिंग ए पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी फॉर द कॉमन पीपल, कि एजुकेशन ही वो एक जरिया है जो एक शांति प्रिय और एक सभ्य सोसाइटी ला सकती है। किसके लिए? फॉर द कॉमन पीपल, यानी आम लोगों के लिए। तो सिंपली राइटर इस पूरे ऐसे के थ्रू हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहता है कि सोसाइटी जो प्रेजेंट में है वो सोसाइटी वायलेंस बेस्ड सोसाइटी है,
और सोसाइटी के ऊपर जो वायलेंस के डेंजर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। हर एक स्टेज पर आपको वायलेंसेस देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हमें इस वायलेंस को परमानेंटली कर्व करना चाहिए। वायलेंस के 2 टाइप्स बताए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, फिजिकल एंड इनवर्ड वायलेंस। तो इस तरह से पूरे चैप्टर में वो वायलेंस और इसके अलावा एजुकेशन के रोल को एक्सप्लेन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे कि वायलेंस के टाइप्स क्या हैं, एजुकेशन किस तरह से वायलेंस को कर्व कर सकती है, एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो किस तरह से ओपन माइंडेड होता है, PhD डिग्री होल्डर पर्सन भी जो है वो एक एनिमल से वर्स कैसे हो सकता है, उससे बदतर कैसे हो सकता है। तो सेम जो हमने मेन पॉइंट्स पढ़े हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप सिंपली चैप्टर की रीडिंग करके भी आप बेसिकली समझ सकते हैं, अपने गाइड की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। मेनली इसमें क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो चैप्टर का जो थॉट है, चैप्टर में जो पैराग्राफ है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस अगर माइंड में सेट रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ कौन से पैराग्राफ में मिलेंगे, तो उस प्लानिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक चैप्टर जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। मेनली थीम मैंने बता दी कि वायलेंस के डेंजर्स और एजुकेशन का रोल, यही इस चैप्टर के थीम है, जिसको जे कृष्णमूर्ति यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पर्सनल अगर डिटेल्स बताएं तो जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो एक ऐसे इंडियन राइटर हैं जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ से कम्प्लीटली भरे हुए हैं। उनके मन में इस तरह के आइडियाज़ हैं कि सोसाइटी को, लोगों को, कंट्री को मतलब इस तरह से बदला जाना चाहिए। जो चीज़ें डिमेरिट्स हैं हमारी, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। हमारी जो भी शॉर्टफॉल्स है, जो हमारी ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको यहाँ से कब किया जाना चाहिए, और एजुकेशन ही वो एक जरिया है जिससे ऐसा किया जा सकता है। अंडर जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है एजुकेशन का, उस जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंडर बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मेन एम जो है वो इस समय ऐसे हैं कि अच्छे एजुकेशनिस्ट तैयार किए जाएं, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए उनको आगे लाना चाहिए। तो इस तरह के आइडियाज़ वो देते हैं, और मेनली इनके जो नाम से संस्थाएं बनी हुई है वो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के, सोशल रिफॉर्म्स लाने के प्रयास कर रही हैं। तो ये था आपका चैप्टर ऑन वायलेंस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उस चैप्टर। थैंक यू।